हेलो स्टूडेंट्स, मैं आरपी सिंह आज आप लोगों के लिए AMU 10+2 2018 का केमिस्ट्री का पेपर लेकर आया हूँ। यहाँ पर हम लोग इसमें 1 बाय 1 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन पेपर। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आया था केमिस्ट्री में, धातु M के ऑक्साइड का सूत्र MO है, इसके फॉस्फेट का सूत्र क्या होगा। तो आपको धातु M था, उसका ऑक्साइड का सूत्र MO दे रखा था और उसके फॉस्फेट का सूत्र आपसे पूछा गया। ठीक है, चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। देखिए किस तरीके से करना है इसे। MO ये दे रखा था मैं ऑक्साइड का सूत्र। ऑक्साइड क्या होता है? ऑक्साइड बच्चा जानता है कि O2 नेगेटिव होता है। अगर O2 नेगेटिव है ऑक्साइड तो ये बात 100% रही होगी कि M के ऊपर क्या रहा होगा बेटा, 2 पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, तभी MO बन सकता है, क्योंकि इसका 2 पॉजिटिव चार्ज इसके 2 नेगेटिव चार्ज के द्वारा क्या होगा, न्यूट्रलाइज, और ये आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, MO। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे आपने इसकी वैलेंसी लिख ली 2, इसकी वैलेंसी 2 और 2 का HCF कितना आएगा 2, तो 2 से डिवाइड कर दिया 1 और यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया 1। इस 1 का मल्टीप्लाई इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इस 1 का मल्टीप्लाई इसमें, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, MO। तो जिससे हमने ये पता लगा लिया कि हमारा जो मेटल था उसकी वैलेंसी कितनी थी, उसकी संयोजकता कितनी थी। ठीक, तो अगर आपको मेटल की वैलेंसी पता चल गई तो अब आपके लिए आसान है फॉस्फेट का सूत्र लिखना। देखिए, मेटल है द्विसंयोजी M2+ और फॉस्फेट क्या होता है बेटा, PO4 3 नेगेटिव। तो बताइए इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, तो यही इसकी क्या होगी वैलेंसी, और इसके ऊपर कितना है 3 नेगेटिव चार्ज, तो इसकी वैलेंसी क्या है 3। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, HCF लेंगे, 2 और 3 का HCF 1 ही आएगा, तो 1 से डिवाइड करेंगे 2 में 2 ही रहेगा, 1 से डिवाइड करेंगे 3 में 3 ही रहेगा। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो M में कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, 3 से, तो हमने लिखा M3, और फॉस्फेट में कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से। अगर जब भी पॉली एटॉमिक बहुपरमाणुक आयन हो, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, एक से अधिक परमाणु हैं और उनके ऊपर कैसा है, चार्ज है, और उसमें एक से बड़ी संख्या से अगर आप मल्टीप्लाई करो तो बेटा हमेशा ब्रैकेट लगा कर करना। तो PO4 और ब्रैकेट लगा दिया हमने होल थ्राइस, तो ये होल ट्वाइस, क्योंकि हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, M3PO4 का होल ट्वाइस। तो बताइए M2PO4 गलत है ये ऑप्शन, बी ऑप्शन भी आपका क्या है, गलत है, सी भी गलत है, और डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, M3PO4 का होल ट्वाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा टिंडल प्रभाव कौन प्रदर्शित करेगा। देखिए, टिंडल प्रभाव को कॉलॉइडी विलयन प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं, कॉलॉइडी विलयन या कॉलॉइड। ठीक, तो देखिए नमक का घोल आपका ये वास्तविक विलयन है, नमक का घोल वास्तविक विलयन है, यह टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। दूध आपका कॉलॉइडी विलयन है, यह टिंडल इफेक्ट शो करेगा। कॉपर सल्फेट का विलयन, यह भी आपका वास्तविक विलयन है, यह भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करेगा। और डी ऑप्शन था नन ऑफ दीज, तो इसका मतलब आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉलॉइड है। हर कोई जानता है बेटा कॉलॉइड क्या है, कॉलॉइड एक विषमांगी मिश्रण है। कॉलॉइड और निलंबन विषमांगी मिश्रण होते हैं, जबकि वास्तविक विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। वास्तविक विलयन कैसा होता है, समांगी। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण। ठीक, देखिए कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं, जो ये ऑप्शन दे रखा है डी, ए एंड बी दोनों, इसका मतलब वो कहेंगे विषमांगी और समांगी दोनों। देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि मिश्रण समांगी और विषमांगी दोनों हो, या तो वह समांगी होगा या फिर क्या होगा, विषमांगी। पर हाँ, कॉलॉइड की एक विशेषता है कि वह समांगी के समान दिखता है, पर वास्तव में होता कैसा है, विषमांगी मिश्रण। तो मैंने क्या बोला, वास्तव में विषमांगी है, इसीलिए हम लोग इसे क्या टिक करके आ रहे हैं, विषमांगी मिश्रण। ठीक है, दिखने से हमें कोई मतलब नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, CH3CH2OH क्षारीय केमिनोफोर की उपस्थिति में क्या दे रहा है, CH3COOH। तो आपको पता है क्या बेटा, एल्कोहल, और एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर किस में परिवर्तित हो रहा है, एसिड में, अम्ल में। क्या होकर, ऑक्सीकृत होकर। तो इसको ऑक्सीकृत किसने किया है, इसको ऑक्सीकृत किया है क्षारीय केमिनोफोर ने। किसने किया बेटा, इसे क्षारीय केमिनोफोर। ठीक है, तो क्षारीय केमिनोफोर इसे ऑक्सीकृत करके एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है, एसिड में। तो इसका मतलब क्षारीय केमिनोफोर यहाँ पर किसकी भांति काम कर रहा है, ऑक्सीकारक। किसकी भांति काम कर रहा है बेटा, ऑक्सीकारक। तो अगर क्षारीय केमिनोफोर की अगर हम लोग रिएक्शन लिखें तो क्या होगी, KOH प्लस KMnO4, ये आपस में रिएक्ट करके देंगे K2MnO4 प्लस H2O प्लस
नवजात ऑक्सीजन, जो ये नवजात ऑक्सीजन इसने दी है, यही नवजात ऑक्सीजन इस एल्कोहल को क्या कर देगी बेटा, ऑक्सीकृत कर देगी, CH3CH2OH, और इसे ऑक्सीकृत कर देगी नवजात ऑक्सीजन किसमें, CH3COOH। तो ये बन गया हमारा एसिटिक एसिड CH3COOH, और प्लस क्या बन जाएगा, H2O, प्लस H2O। ठीक है, और यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 2 से, और ये रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। इस तरीके से रिएक्शन होती है। तो आपने देखा जो यहाँ नवजात ऑक्सीजन मिली है, वही नवजात ऑक्सीजन एल्कोहल को क्या कर दे रही है, ऑक्सीकृत किसमें, एसिटिक अम्ल में। इसका मतलब हम लोग यह कह सकते हैं कि क्षारीय केमिनोफोर यहाँ पर किसकी भांति काम कर रहा था बेटा, ऑक्सीकारक की भांति। और क्षारीय केमिनोफोर को एक अलग से नाम भी दिया जाता है, जो कि आप लोगों को याद रखना चाहिए। इसे कहते हैं बेटा बायर अभिकर्मक। तो यह भी आपसे पूछ सकता है कि क्षारीय केमिनोफोर को क्या नाम दिया जाता है, बायर अभिकर्मक। ठीक, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, मोम का पिघलना है। देखिए मोम पिघल रहा है, अगर मोम पिघल रहा है तो मोम सॉलिड से क्या हो गया होगा, लिक्विड। अगर सॉलिड से लिक्विड में हो रहा है तो यह जो परिवर्तन है, यह कैसा परिवर्तन कहलाएगा बेटा, भौतिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन, भौतिक, क्योंकि इसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है, केवल और केवल मोम की भौतिक अवस्था क्या हो रही है, बदल रही है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उसने पूछा 0.251 ग्राम Al2O3 में कितने एल्यूमिनियम आयन होंगे, कितने एल्यूमिनियम आयन होंगे, यह हमसे पूछा गया है। ठीक, देखिए आपको मात्रा दे रखी है बेटा W, कितना दे रखा है, 0.251 ग्राम, और इसमें आपको क्वेश्चन में वहाँ पर द्रव्यमान भी दिया गया था, आणविक द्रव्यमान Al2O3 का, और यह है 102 ग्राम पर मोल। अदरवाइज आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसे कैलकुलेट भी कर सकते हो। एल्यूमिनियम का जो होता है वह कितना होता है बेटा, 27, तो यहाँ पे 2 × 27 प्लस 3 × 16, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 54, और ये कितना हो जाएगा 48। अगर दोनों का एडिशन कर दें तो ये आएगा 102। अगर वो नहीं देता तो हम लोग खुद से कैलकुलेट भी कर सकते थे, बट ये क्वेश्चन में दिया गया था। चलिए, अगर मुझे W और M पता चल जाए तो मैं मोल कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मोल क्या आएंगे यहाँ पर, N = W/M। जो ये मोल होंगे बेटा, ये किसके मोल होंगे, ये Al2O3 के मोल होंगे। किसके मोल होंगे, Al2O3। तो W की वैल्यू कितनी है आपके पास, 0.251 और डिवाइड बाई 102। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया बताइए, ये आ गई आपकी वैल्यू मोल की। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो इसे सॉल्व करने पर कितना आएगा, हम लोग इसमें पॉइंट को हटा देते हैं यहाँ से, और पॉइंट को अगर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻³ और अब आपको डिवाइड करना है तो ये आएगा 2 टाइम्स जाएगा, और 2.46 लगभग ये आएगा। 2.46 × 10⁻³ मोल आ गए हमारे किसके बेटा, Al2O3 के। अब जो Al2O3 के मोल हैं इनको हमें किस में कन्वर्ट करना है, Al2O3 के अणुओं में। तो अणु में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, एक और फॉर्मूला है हमारे पास, N = N/Na, N = N/Na। तो यहाँ पर जो N है ये अणुओं की संख्या को बताता है, तो N = हो जाएगा स्मॉल n × Na। स्मॉल n की वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट की है अभी, कितना है 2.46 × 10⁻³ और Na की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.022 × 10⁻23। ठीक, तो कैपिटल N की वैल्यू हो गई 2.46 × 6.022 × 10⁻20। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो ये 20 रह जाएगा। ये आपके पास क्या आ गए, Al2O3 के अणु आ गए, Al2O3 के अणु। अब उसने हमसे क्या पूछा है यहाँ पर बेटा, एल्यूमिनियम आयन की संख्या पूछी है, एल्यूमिनियम आयन। तो मुझे एल्यूमिनियम आयन निकालने हैं। आइए करते हैं हम लोग एल्यूमिनियम आयन कैलकुलेट। देखिए अब क्या करना है आपको, जो Al2O3 के अणु आए तो एक अणु में एल्यूमिनियम आयन पता चल जाए मुझे, तो एक अणु Al2O3 में Al3+ आयन इक्वल टू कितने हो जाएंगे बेटा 2, क्योंकि जब आप इसे ब्रेक करोगे Al2O3 को तो किस तरीके से ब्रेक होगा, 2Al3+ और +3O2 नेगेटिव। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो आयनों की संख्या वो कितनी है, 2 है। एक अणु Al2O3 कितने आयन दे रहा है, 2 एल्यूमिनियम आयन दे रहा है और 3 ऑक्साइड आयन दे रहा है। तो हमसे एल्यूमिनियम आयनों की संख्या पूछी इसलिए हमने 2 लिख लिया। अब हमें कितने अणुओं में चेक करना है, ये है अणु हमारे पास, इन अणुओं में मुझे चेक करना है। तो ये हो गया 2.46 × 6.022
इंटू 10⁻23 सॉरी 10⁻20 अणु Al2O3 में Al3 प्लस आयन। तो क्या होगा, यहाँ पर हम लोग x मान लेंगे, तो इस x का मल्टीप्लाई इसके साथ किया जाएगा 1 के साथ, तो x ही रहेगा, और इस पूरी संख्या का मल्टीप्लाई हम लोग किसके साथ करेंगे, इसके साथ। तो ये होगा 2 इंटू 2.46 मल्टीप्लाई बाई 6.022 इंटू 10⁻20। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यह वैल्यू आएगी आपकी 29.6 इंटू 10⁻20। अब देखिए 29.6 इंटू 10⁻20, 29 के फॉर्म में कोई दे नहीं रखा है, ये दोनों दे रखे हैं, तो 2.96 2.96, तो इसे भी 2.96 में कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा 2.96 इंटू 10⁻21। इसका मतलब आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, व्यंजक चूर्ण बनाने की रासायनिक अपक्रिया है। व्यंजक चूर्ण बनाने की रासायनिक अपक्रिया, तो व्यंजक चूर्ण किससे बनता है बेटा, जब भुजे हुए चूने, भुजा हुआ चूना है COH का होल ट्वाइस, भुजे हुए चूने की क्रिया किसके साथ कराई जाए, क्लोरीन के साथ कराई जाए, तो क्या बनेगा CaOCl2 और प्लस के H2O, जिसे आप लोग कहते हो CaOCl2 को व्यंजक चूर्ण। ठीक, तो इसका मतलब व्यंजक चूर्ण का निर्माण किसके द्वारा हुआ है, भुजे हुए चूने की किसके साथ क्रिया कराई गई, क्लोरीन के साथ। तो जो ये भुजा हुआ चूना है ये भी कैसा होना चाहिए, शुष्क होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा, शुष्क भुजा हुआ चूना। तो इसका मतलब ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ए, ऑप्शन ए करेक्ट है, शुष्क भुजे हुए चूने की क्लोरीन के साथ क्रिया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, निष्कर्षण अपक्रिया में सल्फाइड एस्क, निष्कर्षण अपक्रिया में सल्फाइड एस्क किस में परिवर्तित होता है। जब हम लोग धातु क्रम पढ़ते हैं तो धातु क्रम में जब धातुओं का शोधन पढ़ा जाता है तो जो सल्फाइड एस्क होता है, जो सल्फाइड एस्क होता है वो है किस में परिवर्तित हो जाता है, यह पूछ रहा है। देखो बेटा, सल्फाइड एस्क को भर्जन द्वारा, किसके द्वारा, भर्जन के द्वारा किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है बेटा, ऑक्साइड में। तो भर्जन की अपक्रिया होती है यहाँ पर, देखिए इस तरीके से CuFeS2, यह है आपका कॉपर पायराइड। कॉपर पायराइड की क्रिया हमने ऑक्सीजन के साथ कराई, तो क्या बनेगा Cu2S प्लस FeS प्लस के SO2, और इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस। तो यहाँ जो आपका क्या बना है, धातु है, तो धातु सल्फाइड के फॉर्म में आ गया Cu2S, अगेन किसके साथ क्रिया करेगा, O2 के साथ, और क्या बना लेगा यहाँ पर Cu2O प्लस के SO2, और आपने देखा कि यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया जो हमारा धातु सल्फाइड था। तो ठीक, तो धातु सल्फाइड किस में परिवर्तित हुआ है बेटा, धातु ऑक्साइड में। रिएक्शन को मैंने इसे बैलेंस नहीं किया है, आप लोग खुद से बैलेंस कर सकते हो, बट हमारा जो लॉजिक है वो हमें ये सीख रहे थे कि हमारा धातु सल्फाइड किस में परिवर्तित होगा। तो आंसर आपका बेटा क्या होगा इसमें, बी, धातु ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। ठीक, चलिए इससे आगे का क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम लोग अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। अगला न्यूमेरिकल है हमारा, 1 बिलियन के 75 ग्राम विलायक जल में 25 ग्राम साधारण नमक विलेय है, तो विलयन की सांद्रता क्या होगी। आपसे विलयन की सांद्रता पूछी गई है, विलायक की मात्रा आपको दी गई है और विलेय की मात्रा दी गई है। तो बेटा W अगर विलेय दे रखा है आपको, W विलेय कितना दे रखा है, 25 ग्राम, 25 ग्राम, ठीक है। साधारण नमक जो है आपका ये क्या था, विलेय था। और W विलायक कितना दे रखा है आपको, W विलायक दे रखा है बेटा आपको 75 ग्राम। तो अगर W विलेय और W विलायक मुझे पता है तो मैं W विलयन भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। W विलयन कितना हो जाएगा, W विलायक प्लस W विलेय, इसका मतलब 75 प्लस 25 इक्वल टू 100 ग्राम। इसका मतलब हम लोगों ने W विलयन की मात्रा कैलकुलेट कर ली। अब मुझे विलयन की सांद्रता पूछी गई है, तो विलयन की सांद्रता कैसे निकलेगी, विलयन की सांद्रता निकलती है, विलयन की सांद्रता इक्वल टू क्या हो जाएगा, W विलेय डिवाइड बाई W विलयन और मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो W विलेय की वैल्यू कितनी है आपके पास 25, W विलयन की वैल्यू कितनी आ रही है कैलकुलेट करके 100 और मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से 100 कैंसिल और ये हो गया आपका आंसर 25%। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है यहाँ पर 25%, ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किस प्रकार की दवा अपाचन मतलब जो
अपच हो जाती है उसे दूर करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। तो एंटीबायोटिक यूज में लिए जाएंगे नहीं, एनोल्जेसिक नहीं लिए जाएंगे, एंटी एसिड बिल्कुल सही है। एंटी एसिड आपकी अपच जब हो जाती है तो उसे दूर करने में यूज में ली जाती है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है। आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है। NaOH, KOH, NH4OH और C2H5OH। आपको पता है क्षार वह होंगे जो जल में घुलने पर क्या दें, OH नेगेटिव। तो NaOH अगर जल में घोला जाए तो क्या देगा आपको, Na+ और OH नेगेटिव। इसी प्रकार KOH को अगर जल में घोल लिया जाए तो यह भी आपको क्या दे देगा बेटा, K+ और OH नेगेटिव। इसी प्रकार NH4OH को भी जल में अगर घोल लिया जाए तो यह भी आपको क्या देगा, NH4+ और OH नेगेटिव। पर अगर हम लोग एल्कोहल को अगर जल में घोलें तो यह हमें OH नेगेटिव आयन नहीं देगा और हम लोग कहेंगे यह क्षार नहीं है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। आपसे पूछा गया था इसमें कौन सा क्षार नहीं है, तो ये भी समझ में आया आपको। अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं डिस्कस 12। Na2SO4 BaCl2 के साथ क्रिया कर रहा है और आपको दे रहा है BaSO4 और 2NaCl। पूछा गया अवक्रिया क्या है, वियोजन अवक्रिया। वियोजन अवक्रिया वह होती है जब कोई आपको पदार्थ दिया जाए AB और वह ब्रेक हो जाए 2 या 2 से अधिक पदार्थों में। तो यहाँ पर तो आपको 2 दे रखे पदार्थ A+B और ये क्या दे रहे हैं फिर से क्रिया करके C+D। इसका मतलब ये वियोजन अवक्रिया का उदाहरण नहीं है। रिडॉक्स अवक्रिया क्या होती है, जिनमें किसी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और किसी एक पदार्थ का अपचयन हो। तो यहाँ पर आयनों के किसी भी ऑक्सीजन अवस्था में परिवर्तन नहीं है, यह रिडॉक्स अवक्रिया का उदाहरण भी नहीं है। थर्ड वन है विस्थापन अवक्रिया। विस्थापन अवक्रिया किस प्रकार से होती है, जैसे मान लीजिए A+BC तो क्या हो, A B को रिप्लेस कर दे तो हम लोग लिखेंगे AC+B। इस प्रकार की अवक्रियाएं क्या होती हैं, विस्थापन। तो यहाँ पर विस्थापन भी नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। और डी है आपका अवक्षेपण अवक्रिया। हाँ देखिए अवक्षेपण यहाँ पर हो रहा है, कैसे पता चला, क्योंकि जो यहाँ BaSO4 बन रहा है इसकी भौतिक अवस्था जो है बेटा वो सॉलिड दे रखी है। अब भौतिक अवस्था सॉलिड दे रखी है तो ये अवक्षेप के रूप में यहाँ पर नीचे बैठ गया हुआ और इसीलिए कौन सी अवक्रिया है, अवक्षेपण अवक्रिया। और इसका आंसर आपका डी करेक्ट है। ठीक है, और इस प्रकार की अवक्रियाओं को एक और नाम हम लोग देते थे द्विविस्थापन अवक्रियाएं या उभय अपघटन अवक्रियाएं। ठीक, तो यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं था इसीलिए यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन क्या हुए थे, गलत। और डी ऑप्शन उसने क्या दे दिया था, अवक्षेपण। अवक्षेपण का पता हमने कैसे लगाया, जब बनने वाले उत्पादों में से कोई एक उत्पाद दिए गए विलायक में अगर घुल नहीं रहा है और नीचे बैठ जाए तो इस प्रकार की अवक्रियाओं को क्या देते हैं, अवक्षेपण अवक्रिया नाम देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्या है, कौन सा समांगी मिश्रण नहीं है। अगर समांगी मिश्रण नहीं है तो इसका मतलब क्या है, हमें यह ढूंढना है कि इसमें कौन सा ऐसा है जो कि समांगी मिश्रण नहीं है। तो इसका मतलब या तो विषमांगी होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, तत्व होना चाहिए। तो देखिए पीतल आपको पता है ये मिश्र धातु है और ये समांगी मिश्रण है। उसने नहीं है पूछा है। कांसा यह भी आपको पता है कि मिश्र धातु है, यह भी समांगी मिश्रण है। स्टील यह भी क्या है, मिश्र धातु, यह भी समांगी मिश्रण है। पर 24 कैरेट का गोल्ड, इसका मतलब यहाँ बिल्कुल प्योर गोल्ड की बात कर रहे हैं। और प्योर गोल्ड की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो Au बेटा तत्व होता है ना कि मिश्रण। ठीक है, तो ये शुद्ध पदार्थ होते हैं, तत्व और यौगिक। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यह समांगी मिश्रण नहीं था, यह क्या था, तत्व था। अगला क्वेश्चन, धातु M के ऑक्साइड का सूत्र MO है। तो अभी हमने शुरुआत की थी यहीं से, MO वाला एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था और हमने वहाँ बात की थी कि MO अगर इस तरीके से का सूत्र दे रखा है तो M की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 पॉजिटिव। ठीक है, यदि धातु M आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त में हो, अगर तीसरे आवर्त में तो देखिए हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, यह है तीसरा ठीक आवर्त सोडियम वाला। और अगर हम लोग इससे आगे जाए तो क्षारीय मृदा धातु है तो यहाँ आएगा बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। और यहाँ पर क्या होगा, है लीना की रब से फरियाद। ठीक, तो यह है आपका फर्स्ट आवर्त, यह है आपका सेकंड आवर्त और यह आपका थर्ड आवर्त। और थर्ड आवर्त में द्विसंयोजी Mg2+ है। तो वह आपसे पूछ रहा था धातु का परमाणु क्रमांक क्या होगा। बच्चे को भी बताया, बच्चे को कि भाई मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12। इसलिए आंसर आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अपघटन अवक्रिया का उदाहरण है। आपसे अपघटन अवक्रिया का उदाहरण पूछा जा रहा है। अपघटन अवक्रियाएं कौन सी होती हैं, ऐसी अवक्रियाएं जिसमें कोई एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाए, ऐसी अवक्रियाओं को हम लोग कहते हैं अपघटन अवक्रियाएं। जैसे AB है
तो ए भी किस में विघटित हो गया, ए प्लस बी में। ऐसी अपक्रिया हम लोगों को ढूंढनी है यहाँ पर। तो देखिए NH4CNO दे रहा है NH2CuNH2, एक ही पदार्थ था और वह रीअरेंज हो गया है और रीअरेंज होकर कोई दूसरा पदार्थ दे दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर यह अपघटन अपक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो यह नहीं होगा। बी ऑप्शन में क्या हो रहा है, FeCuSO4 के साथ क्रिया करके FeSO4 और Cu दे रहा है। इसका मतलब Fe ने Cu को क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया और यहाँ पर आके खुद बैठ गया। ये विस्थापन अपक्रिया है, तो ये भी हमारा उदाहरण नहीं होगा। अगला 2H2O दे रहा है 2H2 प्लस O2, बिल्कुल सही। कोई एक पदार्थ था वह दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या हो जा रहा है, विघटित हो जा रहा है। इसका मतलब अपघटन अपक्रिया है या फिर विघटन अपक्रिया है। और डी ऑप्शन जो दे रखा है यहाँ पे दो पदार्थ मिलकर किसी एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं और यह योगात्मक अपक्रिया का उदाहरण थी, तो यह ऑप्शन भी नहीं है आपका सही। तो ऑप्शन कौन सा सही है बेटा, सी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। CH3CH2OH क्षारीय KMnO4 प्लस ऊष्मा, या कह रहा है K2Cr2O7 प्लस गर्म। तो आपको पता हो इससे पहले एक और क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था जिसमें ये पूछा था क्षारीय KMnO4 क्या है। अगर उस बच्चे ने वो क्वेश्चन कर रखा है तो इसका आंसर तो उसी रिएक्शन में दे रखा है। आपको पता है क्या बनता है, CH3CH2OH ऑक्सीकृत होकर क्या देता था, CH3COOH, जिसे हम लोग कहते हैं एसिटिक अम्ल। तो इसका आंसर आपको पेपर में ही दे रखा था, वो रिएक्शन पेपर में लिखी हुई है और वहीं से आप लोग इसको कर सकते थे अगर थोड़ा स्मार्ट तरीके से अगर करते पेपर तो क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में। तो भैया ये क्वेश्चन आपका हो गया। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन एसिटिक अम्ल। और एक क्वेश्चन और था यहाँ पर कि इनमें से कौन सा उपधातु है। तो उपधातु की मैं आपको पूरा ट्रिक बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से उपधातु होते हैं, उनमें से कोई एक तत्व उसमें दे रखा था। तो उपधातु की ट्रिक क्या होगी, देखिए आपको ऐसे याद रखना है, बजरंगबली जो थे हनुमान जी, वो किसके पास गए थे, सीता जी के पास। और वह सीता जी से आश्रम में जाकर पूछ रहे हैं कि सीता जी आश्रम में सब ठीक है या नहीं है। तो देखिए बी फॉर बजरंगबली, बी फॉर बजरंगबली। और क्या पूछा उन्होंने, सीता जी आश्रम में सब ठीक है। और उसके बाद पीओ और याद रखना है। तो आपको ट्रिक याद रहेगी, बी फॉर बोरॉन बजरंगबली, सीता जी आश्रम में सब ठीक है। तो यहाँ पर आपसे ये जो भी तत्व लिखे गए हैं ये सभी के सभी क्या है बेटा, उपधातु। और किसी भी तत्व के बारे में वहाँ पर पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा उपधातु है। तो बी फॉर क्या है, बोरॉन, SI फॉर सिलिकॉन, GE फॉर जर्मेनियम, AS फॉर आर्सेनिक और SV फॉर एंटीमनी। इसको जरूर याद रखना बेटा, एंटीमनी। ठीक है बच्चे, SV फॉर एंटीमनी उन्हें याद नहीं आता और शब्दों में अगर लिख के दे दे तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। TE फॉर टेलुरियम और PO फॉर पोलोनियम। इसी के साथ आपका ये 2018 का पेपर यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।